नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.2 सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। पहले के जो सवालों के वीडियोस हैं वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सवाल नंबर 4, हमें दिया गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमें निकालने हैं, ज्ञात करने हैं और उनके वर्गों का योग 365 हमें दिया गया है। सबसे पहले दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते क्या है वो आइए समझ लेते हैं। हमें पता है कि सबसे पहले जब पहला पूर्णांक है वो हमारे पास होगा तो दूसरा हम निकाल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए यदि आपके पास एक पूर्णांक है 4 तो उससे आगे वाला लगातार आने वाला पूर्णांक हम बता सकते हैं 5 होगा। कैसे? कि जो 4 है उसमें +1 हो जाएगा। आगे वाला मान लो 6 है, कैसे बता पाएंगे? जो पीछे वाला पूर्णांक है उसमें +1 हो जाएगा। यानी जो पूर्णांक आपके पास हो उसमें +1 कीजिए, आगे वाला पूर्णांक क्रमागत आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, पहला पूर्णांक मान लेते हैं क्योंकि हमें दिया गया नहीं है। तो हम लिखते हैं माना पहला पूर्णांक क्या माना जाएगा, x। और हमें पता है कि अगर क्रमागत हो तो दूसरा पूर्णांक निकालना बड़ा आसान होता है। हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे पास पहला पूर्णांक है उसमें +1 ऐड कर दीजिए, जैसा भी आपको समझाया था, तो दूसरा पूर्णांक आ जाएगा। अब हमें ये कह रहा है कि जो दोनों पूर्णांक है उनका वर्ग करने पर और उनको जोड़ने पर 365 आ रहा है। दोनों को वर्ग कर दें और प्लस कर दें तो 365 आ रहा है। तो हम देखते हैं, पहले का वर्ग तो इजीली हो गया, x² का x² आ गया, प्लस यहाँ पर ये हम ध्यान से देखेंगे तो x को हम a b और 1 को हम b मानते हैं, तो ये इसके होल स्क्वायर की क्या लगेगी, सर्व समीकरण, जो आपने पहले की क्लासेस में पढ़ रखी है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर की सर्व समीकरण होती है a प्लस a² प्लस 2ab प्लस b²। तो हम क्या करते हैं, ये सर्व समीकरण यहाँ पर यूज हो रही है तो इसको लगाते हैं। a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या था x, तो हम लिख देते हैं x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a हमारे पास है x, b हमारे पास है 1 प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास है 1, 1 का स्क्वायर और बराबर में कितना है 365। अब हम देखते हैं x² और x² प्लस हो रहे कितने हो गए 2x² और यहाँ पे हो गया प्लस 2 की गुणा x से करने पर 2x और 1 से गुणा करने पे भी 2x ही आएगा। प्लस में 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और ये बराबर से इधर प्लस का 365 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस, बराबर में 0। ये कर रहे हैं हम जो हमें प्रश्न में दिया गया है। अब हम देखते हैं 2x² है प्लस का 2x है, ये प्लस माइनस हो रहा है माइनस, तो 365 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 364, और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो हम लगा देते हैं माइनस, बराबर में 0। अब हमें पता है ये हमारी द्विघात समीकरण बन चुकी है, लेकिन इसमें हमें एक चीज ध्यान देना है कि यदि इसमें भी अगर कुछ कॉमन आ रहा है तीनों के अंदर तो हम अभी भी ले सकते हैं। जैसे 2 2 और यहाँ भी 2 का भाग चला जाएगा तो ये कॉमन आ रहा है। यदि तीनों पदों के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम इनके टुकड़े करने से पहले भी कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन आया तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ x² प्लस 2 कॉमन गया तो क्या बचेगा x माइनस 2 का 364 में भाग लगा देंगे तो बचेगा 182, बराबर में क्या है 0। अब बचा है ब्रैकेट x² प्लस x माइनस 182, ये 2 यहाँ गुणा में था, कहाँ चला जाएगा भाग में, और 2 0 के साथ भाग में जाएगा तो 0 हमेशा किसी भी संख्या के साथ गुणा या भाग करने पर उसे भी क्या बना देता है 0 ही। तो 2 यहाँ से गुणा से भाग में जाएगा तो वो क्या बन जाएगा 0 के साथ भाग करते ही 0। अब हमारे पास हमारी द्विघात समीकरण तैयार है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो हमें क्या करना है, पहले पद को एज इट इज हमें वैसे के वैसा लिख देना है और तीसरे पद को भी वैसे का वैसा लिख देना है, बराबर में क्या है 0। अब हमें करना है पहले पद की तीसरे पद से गुना, यानी कि मल्टीप्लाई। तो x² की हम करेंगे गुणा करेंगे -182 से, तो ये आएगा -182 x²। तो ध्यान से हम देखते हैं,
हमें यहाँ पे किसका गुणनखंड करना है, 182 का। तो हम देखते हैं ये आएगा 91 टाइम चला गया। उसके बाद आ रहा है हमारे पास 7 से 13 बार गया और 13 से 1 बार गया। तो हमारे पास टुकड़े बने हैं 2 की 7 से 14 और ये 13। अगर आपको याद होगा तो इनसे पहले जो हमने सवाल किए थे उसमें भी कुछ इसी प्रकार से हमने टुकड़े किए थे। तो बीच वाली संख्या के टुकड़े आए हैं 14x और 13x। अब ये x साथ में क्यों लगा है, क्योंकि जो बीच वाला पद जो चर पद होता है उसी का x या y साथ में आ जाता है। उसके आगे जो बड़ी संख्या के आगे निशान वही आएगा जो वहां पे x के आगे दिया होता है। तो बड़ी संख्या के आगे किसका निशान आएगा, प्लस का। अब हम देख लेते हैं 14 में से 13 प्लस करेंगे तब x आएगा या माइनस करेंगे तब x आएगा। तो हमें पता है 14 में से 13 घटाएंगे तभी एक सिंगल x आएगा, तो हम इसको माइनस कर देते हैं। 4 पद है तो 2 पद हम ले लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे कॉमन आ रहा है x। तो x स्क्वायर में से x जाएगा तो क्या बचेगा x, प्लस x से x कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा 14, या माइनस, और 13 कॉमन आ रहा है, 13 से 13 जाएगा तो बचेगा x और माइनस माइनस प्लस। 13 का 182 में डिवाइड पूरा जा रहा है, हम लगा के देख सकते हैं कितनी बार जा रहा है, 14 बार, और बराबर में कितना है 0। अब हम देखते हैं जो ब्रैकेट आते हैं वो हमेशा कॉमन ही आएगा, हम कॉमन ले लेंगे, दोनों बराबर आएंगे, एक जैसे आएंगे तो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या x। ये कॉमन आ गया तो बचा है माइनस का 13, ये कॉमन आ गया है तो बराबर में आ गया है 0। तो जो कॉमन ब्रैकेट आता है वो और ब्रैकेट से बाहर है उसका एक ब्रैकेट बन जाता है। तो हम देखते हैं या तो आएगा x प्लस 14 बराबर 0 या आएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो x है, ये प्लस का 14 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ऐसे ही ये x माइनस का 13 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें क्या निकालना था, पहला पूर्णांक हमने क्या माना था, पहला पूर्णांक हमने माना था x। तो x की जगह आप -14 लिख सकते हैं या 13। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी x या y के बराबर में माइनस का मार्क आता है तो वो कभी मान्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर हम पहला पूर्णांक x मानते हैं तो x के बराबर में यदि -14 रखते हैं तो वो संख्या माइनस की हो जाएगी, और हमें सवाल में दिया गया धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव, ना कि नेगेटिव। तो पॉजिटिव ये नहीं है तो ये हम नहीं ले सकते, तो हमें x की जगह क्या मानना पड़ेगा 13 मानना पड़ेगा। तो पहला पूर्णांक क्या था हमारा x यानी 13, और दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या रहेगा यानी 13 के बाद आने वाला 13 प्लस में 1 यानी x प्लस में 1, x की जगह 13 प्लस में 1 कितना आ गया है 14। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 5, हमें यहाँ दिया गया एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है, कर्ण 13 सेमी का है, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले इसकी हम समीकरण बनाते हैं। तो हम देखते हैं प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया। सबसे पहले ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है और उस त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, आधार यदि हमारे पास होगा तो ऊंचाई हम निकाल सकते हैं, आधार में 7 कम कर देंगे तो ऊंचाई आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा आधार भी हमें दिया गया नहीं है, तो हम मानते हैं समकोण त्रिभुज में आधार क्या है x। अब हम ऊंचाई निकाल सकते हैं, ऊंचाई ये कह रहा है आधार से 7 कम कर लीजिए, तो आधार हमारे पास है x, उसे 7 कम करते ही हमारा यहाँ पे ऊंचाई आ जाएगा, और ये सभी सेमी के अंदर है तो हम लिख देते हैं सेमी में और सेमी में। और आखिर में ये कह रहा है कि आपको कर्ण दे दिया गया है। तो हम समकोण त्रिभुज तो समझते हैं कौन सा होता है, हमें पता है कि एक हमारा समकोण त्रिभुज के अंदर आधार, लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण आपको पहले से दे दिया गया कितना है 13 सेमी। आधार आपने ज्ञात कर लिया है, मान लिया है x सेमी, और ऊंचाई हमारी आ गई है x माइनस 7 सेमी। तो अब हम क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। तो हम लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा।
पाइथागोरस प्रमेय हमेशा क्या कहती है हमें कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो हम क्या मान लेते हैं कि हमारे पास हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। तो हम ध्यान से देखते हैं कि हमारे पास कर्ण कितना दिया गया है। कर्ण हमें दिया गया 13 सेमी स्क्वायर बराबर में आधार हमारे पास कितना था। आधार हमने माना था, कितना माना था x, तो x का स्क्वायर। और लंब हमने कितना माना था। लंब हमारा होती है ऊंचाई को हम लंब बोलते हैं। ये ऊंचाई हमारा लंब होता है तो कितना है x-7 और ऊपर में आ गया है होल स्क्वायर। तो अब हम इस समीकरण को हल करते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर में x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं, पिछले सवालों की तरह ये हमारी वही a माइनस बी होल स्क्वायर वाली सरल समीकरण बन चुकी है। तो हम लिख देते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर की सरल समीकरण क्या होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, जो हमें याद रखनी पड़ेगी। तो हम ध्यान से देखते हैं, ये प्लस लगाया हमने, a हमारे पास कितना है x है और उसका हमें क्या करना है स्क्वायर, माइनस 2ab। तो 2a हमारा है x, b हमारा है 7 और उसके बाद में क्या था प्लस b का स्क्वायर। तो प्लस b हमारा क्या था 7 और 7 का स्क्वायर। तो ये है 169 बराबर में था x स्क्वायर और x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस हो गए, कितने हो गए थे 2x स्क्वायर। माइनस 2 की गुणा x से करेंगे तो आएगा 2x और उसकी गुणा 7 से करेंगे तो कितना आएगा 14x और प्लस में 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब हम ध्यान से देखते हैं, ये दोनों हमारे बराबर के पद हैं, बराबर और ये दोनों बराबर। यदि दो संख्याएं दो पद बराबर होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों संख्याएं बराबर है तो किसी को भी इस तरफ लिखें और किसी को भी इस तरफ लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारण क्योंकि ये दोनों पहले से पद क्या है बराबर है। तो इसको इधर करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों पहले से बराबर है। तो अब हमें यही ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स और फिर प्लस का 49 है। ये प्लस का 169 जब इधर आएगा तो किसका आ जाएगा माइनस का। बराबर में हमें क्या रखना है सिर्फ 0। तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ये प्लस और माइनस क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। तो प्लस माइनस माइनस होगा तो 169 में से 49 माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 120 और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो माइनस बराबर में 0। द्विघात समीकरण हमारी बन चुकी है। अब हमें करना क्या है कि कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि जब हम इनके टुकड़े करते हैं, टुकड़े करने से पहले भी कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे। जैसे क्या आ रहा है 2, क्योंकि 2 इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है। तो हम देखते हैं 2 कॉमन जाने में क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का 14 में कॉमन चला गया, भाग चला गया, बचेगा 7 और माइनस 2 का भाग 120 में जाएगा 60 बार, बराबर में क्या है 0। तो हमारे पास बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, ये बराबर में है 0। ये 2 यहाँ गुणा में था, अगर ये गुणा से बराबर से इधर आएगा तो किस में चला जाएगा भाग में। तो 2 का 0 में भाग लगाओ कितना आता है 0 ही आएगा। तो ये हमारी द्विघात समीकरण तैयार हो चुकी है, पहला दूसरा और ये तीसरा पद। पहला पद तीसरा पद हमें सिर्फ लिखना होता है, पर इनकी हमें एक्चुअली क्या करनी पड़ती है गुणा करनी पड़ती है। तो हम देख लेते हैं, हमारा पहला पद और तीसरे पद की गुणा जब हम करेंगे तो हमारा क्या आता है एक्स स्क्वायर की गुणा माइनस 60 से, तो यह आएगा माइनस का 60 एक्स स्क्वायर। तो हमें गुणनखंड किसके करने हैं 60 के। तो हम देखते हैं 60 के गुणनखंड क्या बनते हैं, 2 से 60 का 30 बार, 2 का 30 का 15 बार और अब 3 का भाग जाएगा क्योंकि 2 का भाग जाएगा नहीं, तो 5 बार और 5 एकम 5। तो हमारे पास क्या है पद 2 दूना 4, 4 तिये 12 और 5। अब यही मैंने क्यों किया आइए समझ लेते हैं। ये मैंने आपको बताया गया, जो ये टुकड़े करते हैं हम इस प्रकार से करते हैं कि बीच वाली संख्या
प्लस या माइनस करने पे आ जाए। एक्स जो भी होता है वो साथ में आ जाता है, उसके आगे जो निशान होता है वो बड़ी संख्या के आगे हमेशा आता है। और अब हमें देखना है कि 12 में से 5 घटाने पे 7 आएगा या जोड़ने पे 7 आएगा। घटाने पे 7 आएगा। पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक तरफ है माइनस, अगर मैं यहाँ माइनस कर दूंगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हमें जोड़ना नहीं घटाना है, तो हम क्या करेंगे प्लस। क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस क्या होते हैं माइनस। 12 में से 5 जाएगा तो 7 बच जाएगा और बड़ी संख्या के आगे वाला निशान भी आएगा। यानी इस प्रकार से टुकड़ों का हमें देखना पड़ता है और ध्यान देना पड़ता है। अब दो पद और दो पद, तो देखते हैं कॉमन क्या रहा है। कॉमन यहाँ पे क्या रहा है हमारे पास एक्स। एक्स स्क्वायर में से एक्स जाएगा तो सिंगल एक्स, माइनस एक्स से एक्स चला गया तो क्या बचेगा 12। यहाँ पे प्लस 5 कॉमन आ रहा है क्योंकि 5 से 5 जाएगा तो बचेगा एक्स, माइनस और 5 से 60 जाएगा 12 बार भाग तो बराबर में 0। ब्रैकेट कॉमन आते हैं, कॉमन ले लिया तो हम देखते हैं बचेगा एक्स। क्यों? क्योंकि एक्स माइनस 12 कॉमन आ चुका है। फिर बचेगा प्लस का 5, एक्स माइनस 12 कॉमन आ चुका है, बराबर में क्या है 0। तो अब यहाँ पे आएगा या तो x माइनस 12 बराबर 0 या फिर आएगा x प्लस 5 बराबर 0। तो हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर x है, ये माइनस का 12 इधर आएगा तो किसका आ जाएगा प्लस का 12, या फिर x ये प्लस का 5 इधर आएगा तो किसका आ जाएगा माइनस का 5। तो अब हमें पता है कि x हमने क्या माना था आधार को, तो हम नीचे लिख देते हैं आधार। एक मान आया हमारा प्लस का 12, एक आया माइनस का 5। हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी हमारे ऐसे मान आते हैं तो हम माइनस वाली संख्या को नहीं लेते हैं, प्लस वाली लेते हैं। तो x हमने क्या माना था आधार, तो x का मान हम क्या लेंगे 12। 12 सेमी आधार आया है। ऊंचाई यानी कि लंब, वो कह रहा था कि हमें आधार में से 7 कम करना है। तो आधार हमारे पास कितना आया था 12, उसमें से 7 कम करेंगे तो हमारी ऊंचाई यानी कि लंब आ जाएगा 5 सेमी। और उसके बाद में हमारे पास क्या था कर्ण, वो हमें दिया गया था। तो हमें सिर्फ आधार और लंब निकालना था, दोनों हमारे पास आ चुके हैं। तो सवाल नंबर 5 हमारा होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 6, हमें यहाँ पर दिया गया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो हम लिख देते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर कि माना एक दिन में बनाए गए बर्तन, यानी कि एक दिन में कितने बर्तनों का निर्माण हो रहा है। तो हम मान लेते हैं हमें दिया गया नहीं है तो x है। अभी आगे कह रहा है कि एक दिन में जो खिलौने बन रहे हैं, विशेष रूप से ये देखा जाता है कि प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग मतलब प्रत्येक बर्तन की लागत, यानी कि एक बर्तन की लागत, ये कह रहा है एक बर्तन की लागत आपके रुपए में आ रही है। और वो कितने रुपए में आ रही है, जो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने में। तो ध्यान से देखिए, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन, उस दिन यानी एक दिन में निर्माण किए गए बर्तन कितने थे x, उसी के दुगने, दुगने मतलब 2 गुना, और उससे भी 3 अधिक यानी +3। अधिक कहे तो प्लस, कम कहे तो माइनस। दोबारा हम देख लेते हैं उस दिन निर्माण किए गए बर्तन। तो एक दिन में बर्तन हमेशा x बन रहे हैं और उसके दुगने यानी 2 गुने से 3 अधिक है, +3 है। ये कम कहता तो -3 कर देते। तो ये लागत आ रही है हमारी x की 2 से गुणा करने पे 2x प्लस में 3, ये आ रही है। और ये किस में आ रही है रुपए में। अब ये कह रहा है कुल लागत आपको कितनी दी गई है, कुल लागत। ऐसा सवाल हमने पहले भी किया था। ये कह रहा है कि एक दिन के अंदर कुल लागत आती है 90 रुपये, 90 रुपये। तो देखिए लागत कैसे निकलेगी, हमने पहले भी समझा था। लागत निकलने का तरीका एक ही होता है आसान, जो हम क्या समझ सकते हैं कि जो एक दिन में बर्तन आपके पास बनते हैं, मान लीजिए आपके पास एक दिन में बर्तन बनते हैं 10, एक बर्तन की लागत मान लीजिए आती है 5 रुपये। तो
तो पूरे दिन में बर्तनों की जो लागत आएगी वो कितनी आएगी, 50 रुपये। और ये कैसे निकलते हैं, एक दिन में बने बर्तन जो कि हमारे पास कितने हैं, x, और उसकी गुणा होती है जितने एक बर्तन का प्राइस होता है। एक बर्तन का जो खर्चा लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2x + 3। तो एक दिन का बर्तन का खर्चा और टोटल जितने बर्तन बन रहे हैं ये हमारे पूरे दिन की लागत आ जाती है, जो आपको दिया गया 90 रुपये। यानी बर्तनों की संख्या में एक बर्तन की लागत को गुणा करने से हमारे सभी बर्तनों की एक दिन में आती है जो लागत वो आ जाती है, वो आपको कितनी दी गई है, 90 रुपये। अब आपको ये कह रहा है कि बर्तनों की संख्या भी ज्ञात करनी है और प्रत्येक की लागत भी हमें ज्ञात करनी है। तो हम देख लेते हैं समीकरण। x की गुणा जब अब 2x से करेंगे तो कितना आएगा, 2x² प्लस x की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3x, और ये 90 प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और बराबर में कितना रहेगा, 0। अब हम देखते हैं कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम देख लेते हैं ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तीनों पद आपके हैं। आपको सिर्फ पहला पद और तीसरा पद एज इट इज लिखना होता है, बराबर में 0 होता है, और उन दोनों की क्या करनी पड़ती है, हमें गुणा। तो हम देख लेते हैं कि गुणा करने पे हमारे पास कितनी संख्या प्राप्त हो रही है। हम देख लेते हैं 2 की x² की गुणा करनी है -90 से, तो हमारे पास है -2x² गुणा में माइनस का 90, तो आ रहा है 90 दूना 180 माइनस का x²। तो आपको क्या करना है, जो ये संख्या आती है उसी का ही लघुत्तम निकालना पड़ता है। तो लघुत्तम हमारे पास कितना आ रहा है, लघुत्तम हमारे पास आ रहा है, लघुत्तम यानी गुणनखंड करने होते हैं। तो 2 का हम करेंगे 180 में 90 बार, 2 का 90 में जाएगा 45 बार, और उसके बाद फिर 3 का भाग जा रहा है 15 बार, फिर 3 का भाग जा रहा है 5 बार, और 5 का 1 बार। तो अब हम देख लेते हैं क्या टुकड़े में मिल रहे हैं कि बीच वाली संख्या कितनी आ जाए, 3x आ जाए। तो हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे हो रहा है संख्या 2 दूना 4, 4 तिया 12, 3 पांजे 15, 15 और 12 को घटाने पे 3 भी आ जाएगा। तो हमारे पास टुकड़े बनते हैं 12 और 15। इसको आप 15 और 12 भी लिख सकते हैं, 12 और 15 भी लिख सकते हैं, और साथ में जो x है वो आ जाएगा। अब हमें पता है बड़ी संख्या के आगे तो वही निशान आएगा जो यहाँ पे दिया गया है, प्लस। और हमें पता है कि 12 और 15 को यदि हम जोड़ें तो आएगा 27, और घटाने पे कितना आ जाएगा, 3। तो हमें वही चाहिए होता है जो यहाँ पे दिया गया। तो 12 में से 15 घटाना पड़ेगा तो आएगा 3, और वो कैसे आएगा देख लेते हैं। यहाँ पे है प्लस का 15, तो प्लस और माइनस से ही होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 12 जाएगा तो 3 बच जाएगा, और बड़ी संख्या प्लस की आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम निशान लगा देंगे। अब सिंपल हो गया है, ये 2 पद और ये 2 पद कॉमन क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है 2 कॉमन और एक आ रहा है x। तो हम देखते हैं 2 से 2 चला गया, कुछ नहीं बचेगा, स्क्वायर में एक x कॉमन चला गया, क्या बचेगा, सल x। फिर है माइनस, 2 से 12 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 बार, और x से x कॉमन चला गया। फिर है प्लस 15, 15 से 15 कॉमन चला गया, बचेगा x, माइनस 15 से 90 का आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, बराबर है 0। दोनों ब्रैकेट क्या आ जाएंगे, कॉमन। तो क्या बचा उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, आया 2x, x माइनस 6 कॉमन आ गया, फिर बचा है प्लस का 15, x माइनस 6 आ गया कॉमन, बराबर में क्या है 0। तब या तो आएगा x माइनस 6 बराबर में 0, या फिर आएगा 2x प्लस 15 बराबर में 0। तो ये आ गया x माइनस का 6 जब इधर आएगा बराबर से किसका आ जाएगा, प्लस का 6, और या फिर आएगा 2x है, ये प्लस का 15 इधर किसका आ गया, माइनस का 15, और x के साथ वाली संख्या कहाँ जाती है, बटे। तो या तो x का मान आएगा 6, या आएगा 15 बटे में 2। तो हमें पता है कि हमेशा ज्यादातर और x का मान जो माइनस में आया है, नेगेटिव में आया वो नहीं लिया जाता, जो पॉजिटिव में आया वही लिया जाता है। तो हम देख लेते हैं हमें x किसको माना था, एक दिन में बने बर्तन, एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या को हमने क्या माना था, x। तो हम लिख देते हैं एक दिन में बनाए गए बर्तन जिसको हमने x माना था, x की जगह x का मान लिख देते हैं 6 बर्तन। एक दिन में 6 बर्तन बन रहे हैं, और एक बर्तन की लागत कितनी आ रही है,
देख लेते हैं। एक बर्तन की लागत आ रही थी x गुणा में 2 प्लस 3, तो x की जगह हम x का मान रखेंगे, कितना आ रहा है 6 गुणा में 2 प्लस में 3, तो 6 दूना 12 प्लस में 3 बराबर में कितना आ गया 15। यानी कि एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या है 6 और एक बर्तन की लागत है 15। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 4.2 सवाल नंबर 6 और प्रश्नावली 4.2 होती है कंप्लीट।